इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, यानी जितने भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग यानी फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो सारे कवर हम करने वाले हैं। अब सारी की सारी ऑब्वियसली सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन चुनिंदा जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो आपके 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो हम कवर करेंगे। तो आई नो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, तो कोई नहीं, मेरे को भी मेरी मजबूरी है भाई, मेरे को भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा लिख दिया मैंने, लेकिन कोई नहीं। ये जो जैसे इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, ये जो भी मैंने लिखा है वो आपके इधर आ रहा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिए ये आ रहा है ना, तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे। तो आप चाहो तो वैसे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप रीड भी करना चाहो तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट में आपका नाम आता है एनसीईआरटी में, वो आता है प्रिस्टली जी का। तो प्रिस्टली जी ने क्या करा था, इनका ये जो ऊपर वाले ये लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन के ऊपर इन एक्सपेरिमेंट्स का मोटिव है और ग्रीन लाइन के पीछे एक्सपेरिमेंट और उनके कंक्लूजन है। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए हाँ जी, प्रिस्टली जी ने क्या करा था, he revealed the essential role of plant to restore something in air that breathing animal remove। यानी इनका ये मानना था कि जो ब्रीथिंग एनिमल्स हैं, जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग एनिमल भी और जो बर्निंग कैंडल्स भी हैं, जो बर्निंग आपके जो एनसीईआरटी में प्रॉपर लाइन लिखे हैं वो लिखे हैं ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। यानी जो ब्रीथिंग एनिमल्स हैं और जो बर्निंग कैंडल्स हैं, वो जो मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो वो एयर में से खींच ले रहे हैं, तो वो वापस भर देते हैं प्लांट्स, और इनमें इनका काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल रोल यानी इसेंशियल भूमिका निभाते हैं ये। तो इन्होंने कैसे पता लगाया, तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ही प्लेस अ कैंडल इन अ क्लोज स्पेस। उन्होंने सबसे पहले एक कैंडल लेके उन्होंने क्लोज्ड स्पेस में रखी। क्लोज्ड स्पेस मतलब एक जार टाइप में उन्होंने उसे बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ हुआ होगा, ठीक। विच सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, यानी वो काफ़ी जल्दी ही बुझ गई, है ना, वो काफ़ी जल्दी ही बुझ गई कैंडल। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन क्लोज स्पेस। सिमिलरली ही एक जो माउस है, एक जो चूहा है, उन्होंने एक चूहे को रखा। ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो कि चूहों पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। तो एक उन्होंने चूहा रखा, भाई ड्राइंग पे मत जाना, चूहे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट रखा, लेकिन काफ़ी बढ़िया बना दिया, है ना। तो चूहे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और ये जाना कि चूहा भी सफोकेट करने लग गया, उसका भी दम घुटने लग गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी आपको पता चलेगा, आप ध्यान से देखते रहिए। लेकिन when he placed a mint plant in the same closed space, उन्होंने ये जार हटाया नहीं है, ये जार के अंदर ही एक प्लांट लगा दिया। क्या लगा दिया, एक प्लांट लगा दिया। प्लांट को थोड़ा ऐसे लगा देते हैं, प्लांट लगा दिया। तो तब क्या हुआ, Then he found that mouse stayed alive। तब उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे भी प्लांट लगाया है, तब उन्होंने देखा कि जो माउस है वो जिंदा ही रहता है। एंड कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, कैंडल बर्न होती रहती है। अब उनको तब CO2 और O2 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन हमें पता है। तो हम कह सकते हैं कि माउस यहाँ से CO2 ले रहा है, CO2 ले रहा नहीं है, मतलब O2 ले रहा है, O2 ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है ना, CO2 ये माउस रिलीज कर रहा है। सिमिलरली जो प्लांट है, प्लांट CO2 ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चेन रिएक्शन सा चल गया है, जिसकी वजह से ये जो माउस है वो जिंदा रह पा रहा है, जो माउस इज स्टेड अलाइव। एंड सिमिलरली बर्निंग ऑफ किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किन तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, एक तो अपनी ऑक्सीजन हो गया, एक फ्यूल हो गया, और एक और चीज़ होती है वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक। तो ऑक्सीजन भी उनमें से एक होती है, उन 3 चीज़ों में से ऑक्सीजन भी एक होती है। तो ऑक्सीजन अगर ख़त्म हो जाएगी एयर में, तो ये सिंपल सी बात है, जो कैंडल है वो जलना, या फिर आप कह सकते हो हाँ ग्लो करना, या फिर बर्न करना
छोड़ देगी, सिंपल से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो कैंडल जो होगी वो बुझ जाएगी। लेकिन ये क्या ले रही है, छोड़ क्या, जब कोई भी फ्यूल बर्न करता है तो वो CO2 छोड़ता है, सिंपल सी बात है। तो ये फ्यूल जब बर्न हुआ तो ये CO2 छोड़ा, और CO2 ले लिया किसने, मिंट प्लांट ने ले लिया, और मिंट प्लांट ने क्या छोड़ दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, जो कि किसने ले लिया। अब जार काफ़ी छोटा बना दिया तो काफ़ी गुजड़ मुचड़ बन गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। तो इसीलिए ही ये कंडीशन, ये जो जितना भी आपको बताया मैंने, ये सब हो रहा था। तो इससे हमारे जो प्रिस्टली जी हैं उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि प्लांट रिस्टोर समथिंग, प्लांट कुछ ऐसा रिस्टोर करते हैं इन एयर, एयर में ऐसा कुछ डाल देते हैं या फिर रिस्टोर कर देते हैं। अब रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा भरना। दोबारा कब भर जाएगा, यानी कब, जब कोई चीज़ खाली होगी। सिंपल सी बात है, किसी आप कोई भरा हुआ कमरा है, अगर वो खाली हुआ देन आपने उसमें दोबारा भरा है ना, तभी तो आप रिस्टोर करोगे। तो पहले अब कोई खाली कर रहा है तो कौन क्या खाली कर रहा है, तो जो भी चीज़ खाली कर रहे हैं एनिमल, जो ब्रीथिंग एनिमल्स हैं और कैंडल्स हैं। उन्हें नहीं पता था कि O2 और CO2 क्या होता है, तो उन्होंने समथिंग ऐसे इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करा। लेकिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि CO2 इन्होंने O2 इन्होंने एयर से खाली कर दी थी, जो कि प्लांट ने रिस्टोर कर दी। समझ गए पहला एक्सपेरिमेंट, बस इतना सा ही था। अब इंजन हाउस भी आपके सामने आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हो। इंजन हाउस में क्या है कि इनका मोटिव क्या था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरिफाई द एयर। इनका मोटिव ही था कि सनलाइट, इनका मोटिव ही था कि ये प्रूफ कर देंगे कि सनलाइट जो होती है वो एक इसेंशियल फैक्टर है, किसके लिए, एक ऐसे प्लांट के प्रोसेस के लिए। उनको भी फोटोसिंथेसिस का कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने अनुमान लगाया कि प्लांट एक ऐसा प्रोसेस करता है, जैसे कि प्रेस्टली जी ने बताया था कि प्लांट एक ऐसा प्रोसेस करता है जिससे वो एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। तो वही इंजन हाउस जी ने उनका काम कि प्लांट कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिनसे जो एयर है वो प्यूरिफाई हो रही है, लेकिन उस प्रोसेस के लिए सनलाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये उन्होंने कैसे पता लगा, अगेन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या करा है। एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट। उन्होंने एक्वेटिक प्लांट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करा, showing that in bright sunlight small bubbles formed around the gas part, while in the dark they did not। उन्होंने देखा, जैसे लेट्स से एक्वेरियम है, ये एक एक्वेरियम है, यहाँ पे इन्होंने प्लांट लगा रखा है, ठीक, और ये क्या है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक। तो एक्वेटिक प्लांट इतने वो नहीं होते हैं, हाँ ये थोड़ा लग भी रहा है, ठीक। मान लो ये एक्वेटिक प्लांट है। नाउ उन्होंने क्या देखा, जब सन की लाइट पड़ रही थी प्लांट पे, या फिर सनलाइट में जब प्लांट रखा पड़ा था, जो भी उसका फिनोमेना जब सनलाइट प्लांट तक पहुंच पा रही थी, तब उन्होंने देखा कि वो प्लांट जो है उससे छोटे छोटे बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं, छोटे बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट हो गई या फिर डार्क में उन्होंने ये जो एक्वेरियम है या फिर ये जो चैम्बर है जो भी है इसको रखा, तो उन्होंने देखा कि बबल्स भी बनना बंद हो गए हैं। बाद में पता चला कि वो बबल्स किसके हैं, O2 के हैं। सिंपल सी बात है, O2 ही छोड़ेंगे। क्या होता क्या है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन वो यही तो कहती है कि CO2 प्लस वाटर बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 प्लस में हाइड्रोजन के लिख रहा हूँ O2, है ना, ऑक्सीजन बनाएगा तो ऑक्सीजन के बबल होंगे वो, तो जो छोटे बबल थे वो ऑक्सीजन के थे। तो वहीं पे बता रहे हैं कि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ऑलरेडी पता लग गया कि अगर सनलाइट होगी तो ही प्रॉपर रिएक्शन हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और ये हमें पता कैसे लगा, ये हमें पता लगा O2 से। अगर O2 बनेगी तो यानी रिएक्शन हो रही है, अगर O2 नहीं बनेगी तो यानी रिएक्शन नहीं हो रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन हो रही है लेकिन O2 नहीं बन रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो O2 तो बनेगी। तो ऐसा इन्होंने कहा, ठीक।
तो आपके 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, बधाई हो। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है पहली बात, इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स करी थी, इन्होंने, या आप कह सकते हो इन्होंने कुछ अनोखी चीज डिस्क्राइब करी थी। तो आइए पढ़ते हैं। इन्होंने एविडेंस दिए थे, प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट्स। अब जो आपकी एनसीईआरटी में वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो जूलियस वॉन सेच थे, उन्होंने एविडेंस दिया था कि प्लांट्स ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। नाउ इनका जो फाइंडिंग्स थी वो क्या है, फाइंडिंग्स आप देख सकते हो। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड स्टोर्स एज स्टार्च। ये उन्होंने फाइंड करा था कि जो ग्लूकोज है वो किस में प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीन पार्ट में प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा उन्होंने पता लगाया था कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के ग्रीन पार्ट पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है और वो स्टार्च के फॉर्म में कह सकते हैं स्टोर करा गया है। ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो 11वीं तक आ जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ग्लूकोज को प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करा जाता है। आपको ऐसा काफ़ी बच्चे हैं जिनको लगता है ग्लूकोज सीधा ही स्टोर करा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड क्लोरोफिल ही वो ग्रीन सब्सटेंस है जो कि लोकेटेड है इन द स्पेशल बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट सेल। यानी प्लांट, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट जो सेल है, प्लांट सेल में एक स्पेशल बॉडीज हैं जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। आप जानते होंगे, आप सेल चैप्टर पढ़ के आए हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसा जूलियस वॉन सेच ने बताया। एक तो उनके नाम बहुत अजीब होते हैं भाई, ले नहीं जाते, लेकिन कोई नहीं, अब मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो इसका एविडेंस कैसे मिलता है कि ये प्लांट्स जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे पता लगता है इससे? तो ध्यान से सुनना कि फोटोसिंथेसिस वहीं होता है जहाँ सनलाइट भी हो और सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल भी हो। ग्रीन पार्ट्स में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक तरफ आप क्लोरोफिल लिखते थे, एक तरफ आप सनलाइट लिखते थे, या फिर ऊपर की तरफ सनलाइट, नीचे की तरफ क्लोरोफिल, जो भी आप लिखते थे, है ना। तो इसका आपको सबको मतलब भी पता है कि क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन सब्सटेंस है, जो कि ग्रीन पार्ट में मिलता है प्लांट सेल के, है ना। प्लांट सेल के एक स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट में मिलता है क्लोरोफिल। तो इसी वजह से ही जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज भी ग्रीन पार्ट में ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनका मतलब है कि प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। क्लोरोफिल के पास कोई ऐसी ताकत तो है नहीं कि वो जो प्रोड्यूस कर देगा ग्लूकोज, उसको प्रोड्यूस कराने के लिए उसको रिएक्शन करनी पड़ेगी। और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में एक ही रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान या फिर प्लांट में ग्लूकोज बनता है। ठीक, समझ आ गया। तो ये हमने 3 एक्सपेरिमेंट और एक फाइंडिंग देख ली। इसी भी आप एक्सपेरिमेंट में गिनना चाहो तो गिन सकते हो, क्योंकि अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में ही ये टॉपिक भी दिया है आपको। नेक्स्ट हमारा आता है टी.एन. एंजलमैन। अब इसका जो भी है, इसका आप कह सकते हो चार्ट कह सकते हो, वो मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो टी.एन. एंजलमैन ने क्या कहा था, टी.एन. एंजलमैन ने डिस्क्राइब करा था, ही डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है फोटोसिंथेसिस का? तो देखिए फोटोसिंथेसिस, अब देखिए पत्ती है, पत्ती कह लो या लीफ कह लो, है ना, उस पर काफ़ी सारी लाइट्स पड़ रही हैं, काफ़ी सारी भिन्न भिन्न तरह की लाइट्स पड़ रही हैं, काफ़ी कलर्स की लाइट पड़ती हैं, या फिर अगर मैं सही मायने में कहूँ तो काफ़ी अलग अलग तरीके के वेवलेंथ, काफ़ी अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट उस पर पड़ रही है। अब कौन सी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस होगी या फिर कौन सी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्ट करेगी या फिर आप कह सकते हो वही होगी, तो वो डिस्क्राइब करा था टी.एन. एंजलमैन ने। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या करा था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्रिज्म लिया, यूज अ प्रिज्म टू स्प्लिट अ लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। आप ये सब पढ़ के आए हो कि यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ कि प्रिज्म से लाइट जो होती है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है ना, 7 रंगों में बढ़ जाती है। और शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से विबग्योर से, विबग्योर
है ना, ऐसे होता है। तो इल्यूमिनेट, अब उन्होंने क्या करा, ये तो हो गया पहला स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इल्यूमिनेट अ ग्रीन एल्गाई क्लैडोफोरा प्लेस इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, यानी एक सल्यूशन होगा उनके पास, या फिर आप कह सकते हो एरोबिक बैक्टीरिया का एक झुंड होगा, एक सस्पेंशन होगा, उनके साथ एक एल्गी को डाल दिया जो कि नाम है क्लैडोफोरा। अब एल्गी क्या करते हैं, एल्गी, अब एल्गी कौन सा एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ के आए हो, अब ऐसे मत बोलो, प्लांट किंगडम में पढ़ के आए हो। ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, करते हैं। और ग्रीन एल्गी में आप जानते भी हो कि क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी एक क्लैडोफोरा है जिसको इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा है। नाउ अब बात ऐसी है ना कि इन्होंने कुछ देखी, क्या ऑब्जर्वेशंस देखी। ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो, कि बैक्टीरिया जो हैं, ये जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये एक्यूमुलेट हो गए हैं, ये इकट्ठा हो गए हैं कौन से रीजन में, मेनली इन रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट के, ब्लू और रेड लाइट के, यानी कहीं यहाँ पर या फिर यहाँ पर वो इकट्ठा हो गए हैं। एंड आगे ही जाके इसी चैप्टर में आगे जाके आप पढ़ोगे कि जो रेड लाइट होती है ना, या रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वही आपकी वेवलेंथ शो करता है क्लोरोफिल ए। तो जहाँ पे रेड लाइट है यानी वहाँ पे क्लोरोफिल ए है, और जहाँ पे क्लोरोफिल ए है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो यानी सिंपल सा आप ये भी तो कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की जो स्पेक्ट्रम है वो रेड लाइट और ब्लू लाइट मेनली कवर करती है ना, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो दैट डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फर्स्ट एक्शन यानी जहाँ पे पहले काम कर रहा है, काम तो यहाँ सब में करेगा है ना, लेकिन शुरुआत में यहाँ रेड और वॉयलेट में ज़्यादा काम करेगा। तो इससे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब होता है, डेट रिजेंबल द ऑब्जर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के रिजेंबल को, ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्व कैसे कह रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ठीक, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाला जो TW एंजलमैन वाला एक्सपेरिमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इनमें आप इस वाले में भी जानते हो, आप इस वाले में भी जानते हो कि क्या हो रहा है, इस वाले में भी जानते हो क्या हो रहा है, इस वाले में भी जानते हो क्या हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी एक न्यू चीज़ आती है, थोड़ी अलग सी चीज़ आती है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात करी जाती है, और हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरोफिल ए की आपको ये नहीं पता है, आपने अभी चैप्टर ही स्टार्ट करा तो आपको नहीं पता होगा कि क्लोरोफिल ए की जो स्पेक्ट्रा होती है वो रेड लाइट के आसपास ही अराउंड होती है, तो आपको नहीं पता होगा। तो सिंपल सी बात है, आप कंफ्यूज तो होने ही हो, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अभी आपको बता दिया। अब अगर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, पूछने में भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपने एकदम सही से पढ़ लिया, पेपर में नहीं आ रहा है, तो भाई गलती है। ठीक है, अब टी एंड एंजलमैन हो गया। नाउ अब हम करने वाले हैं कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था, इन्होंने एक चीज रिवील करी थी। अब वो क्या चीज है, कॉमा लगा के कॉमा के बाद पढ़ते हैं। इन फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन फॉर्म अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस CO2 टू C6H12O6। यानी इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन फ्रॉम अ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन ही रिड्यूस करता है CO2 को C6H12O6 में। यानी सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ही आपका O2 देता है, ना कि CO2। जैसे कि आप यहाँ पे अभी जरा मैं यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट है, इसका चार्ट लगाऊंगा, लेकिन आप पहले एक रिएक्शन में यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे CO2 भी है और यहाँ पे H2O भी है। अब इतना आपको समझ आ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी का ही ग्लूकोज बन रहा है ना। लेकिन अब आप मेरे को बताओ, ये जो इसके पास ऑक्सीजन है या नहीं, ये वाली जो ऑक्सीजन O2 जो ऑक्सीजन है,
ये कौन दे रहा है, ये H2O दे रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, लेकिन वो गलत है। ये जो ऑक्सीजन है ये H2O दे रहा है। अब वो कैसे दे रहा है वो आप समझिए, ठीक। अब इस वाले का भी मैं ज़रा चार्ट यहाँ पे लगा दूंगा, आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे ना वो कंपैरिजन करते हैं। कौन कंपैरिजन करते हैं, ये नील भाई साहब कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कंपैरिजन करते हैं। अब कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट है और पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ग्रीन प्लांट में क्या है, ग्रीन प्लांट में जो हाइड्रोजन डोनर है, जो हाइड्रोजन देगा वो क्या है H2O, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है O2। वहीं पे यानी आप समझ पा रहे हो कि अगर हम H2O यहाँ पे रखें रिएक्शन में, अगर आप देखो अगर यहाँ पे हम H2O रखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका O2 बनेगा। लेकिन पर्पल ग्रीन सल्फर में H2SO H2S ये जो कई सारे वो होते हैं, कई सारे आप कह सकते हो कई सारे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड से H2O नहीं जुड़ता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड से H2O ना जुड़ के H2S जुड़ जाता है। तो H2S में वहाँ पे O2 की जगह ये प्रोड्यूस हो जाता है, S प्रोड्यूस हो जाता है या फिर SO4 प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि एक छोटी सी, एक सिर्फ छोटी सी, सिर्फ H2O की जगह H2S आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। भयंकर तो नहीं है, इसे भी इंसान काम में ले ही लेगा, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर H2O की जगह H2S आ गई तो O2 प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर O2 ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो लाइफ फॉर्म भी खतरे में आ सकती है। लेकिन आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि O2 ही प्रोड्यूस होती है, H2O ही बाइंड होता है इन जनरल केसेस। नाउ दिस वॉज द होल केस, दिस वॉज द होल आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स का पूरा टॉपिक। एंड नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।